पापा मैं बहुत क्यूरियस हो रहा हूँ। सन इतना बड़ा है, उसका मास कैसे नापे होंगे साइंटिस्ट लोग। वो तो इतना गर्म भी है, उसके पास कोई भी जाएगा जल के राख हो जाएगा। पता नहीं कैसे नापे होंगे। ड्यूड, सन का मास हमने एक फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है। तुम जो पढ़ते हो ना इक्वेशन फॉर्मूला और समझते हो कि यार उसका क्या एप्लीकेशन है, साइंटिस्ट लोगों ने एक फॉर्मूले का यूज करके बैठे बैठे सन का मास कैलकुलेट कर लिया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है बाबा, ये कैसे कर लेंगे। तो इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो जोहानस केपलर ने ऑब्जर्व किया प्लैनेट्स के मोशन को और 3 लॉ दिए। तो अब हम पहला लॉ पढ़ते हैं। ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। अरे बाबा, अभी तक तो मैं सर्कुलर ऑर्बिट पढ़ते आ रहा था। अभी इलिप्स क्या है। तो इलिप्स का बेसिक समझते हैं ड्यूड। देखो, जैसे सर्कल में सेंटर होता है और सेंटर से हम कोई भी पॉइंट ले सर्कमफेरेंस पे, तो उसकी डिस्टेंस रेडियस कहलाती है जो कि इक्वल होती है। ठीक है, ओके। एलिप्स थोड़ा डिफरेंट ज्योमेट्री है। यहाँ पर 2 फोकाई होते हैं और एलिप्स में अगर हम कोई भी पॉइंट सर्कमफेरेंस से ले और दोनों फोकाई को एक लाइन से ज्वाइन करें तो उनका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। जैसे कि r1 प्लस r2a इक्वल्स टू r1b प्लस r2b इक्वल्स टू r1c प्लस r2c। ओके बाबा। अब तुम समझ चुके होगे ड्यूड। देखो, अर्थ यहाँ पर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई है और ये जो पाथ है ये एक एलिप्स है ड्यूड। ओके बाबा, आज तो कुछ नया जानने को मिला। अभी तक मैं समझ रहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है कोई भी प्लेनेट। नहीं ड्यूड, वो हम बस अप्रोक्सीमेट करते हैं। ओके। तो अब पढ़ते हैं केपलर सेकंड लॉ। ये कहता है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तुम यहाँ देख सकते हो ड्यूड, ये जितने भी एरियाज है ये सब इक्वल है अगर हम टाइम इंटरवल इक्वल लेंगे तो। ये समझ नहीं आ रहा है बाबा, क्या क्या पढ़ दिए आप, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। अच्छे से समझते हैं अभी ड्यूड। केपलर ने सेकंड लॉ में ये बताया है अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल लेंगे ना, जैसे एक टाइम इंटरवल हमने यहाँ पे टी लिया है, तो जो प्लैनेट है वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा। जैसे यहाँ पर जो एरिया ऑफ एओबी है ना, वो एरिया ऑफ सीओडी होगा। ओके ओके, लेकिन बाबा यहाँ मेरे को दिख रहा है कि टी टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस चला है और यहाँ टी टाइम में कम डिस्टेंस चला है। इसका क्या मीनिंग है ड्यूड कि प्लैनेट की वेलोसिटी फास्ट हो जाती है जब वो सन के क्लोज होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ड्यूड तुम, ये कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है और कंपैरेटिवली इक्वल टाइम इंटरवल में यहाँ पर सी टू डी एक छोटा डिस्टेंस है। ओके, लेकिन एरिया इक्वल है। एरिया इक्वल है, यही है केपलर सेकंड लॉ। और इसी का हम कंक्लूजन निकालते हैं कि प्लैनेट की वेलोसिटी या स्पीड बढ़ जाती है जब ये पास होता है और घट जाती है जब ये दूर होता है। ओके। तुम देख सकती हो ड्यूड इस केस में अर्थ की स्पीड घट रही है जैसे ये दूर जा रहा है और बढ़ जाती है जब ये पास आता है। हाँ बाबा, समझ गया अब। तो अब हम समझते हैं थर्ड लॉ। केपलर के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी। जैसे r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मीनिंग कुछ ये है ड्यूड, अर्थ हमें पता है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो अर्थ और सन के बीच की जो मीन डिस्टेंस यानी कि जो एवरेज डिस्टेंस है वो सपोज करो r है। अगर हम r का क्यूब लेंगे अपॉन टाइम पीरियड हमें पता है अर्थ को सन के अराउंड 1 रिवॉल्यूशन में 365 डेज लगते हैं, तो वही इसका टाइम पीरियड है। तो इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी ड्यूड। और अगर हम खाली अर्थ ही नहीं कोई भी दूसरा प्लैनेट भी लेंगे ना, देखो ड्यूड, जैसे अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जुपिटर भी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो अगर हम जुपिटर का भी r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर लेंगे तो वो अर्थ के ही r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर आएगा। समझे? ओके बाबा, समझ गया। तो ये कांस्टेंट है। और तुम यहाँ से भी देख सकते हो डूड, अर्थ पास में है सन के और ये लगभग 365 डेज लेता है एक टाइम पीरियड जिसका टी है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जुपिटर ज्यादा टाइम लेगा या कम? ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि उसका रेडियस बड़ा है ना बाबा। हाँ, डिस्टेंस ज्यादा दूर है ना जुपिटर, इसलिए। ओके, समझ गया। ओके, अब तुम्हारी मिस्ट्री सॉल्व करते हैं ड्यूड कि कैसे एक फॉर्मूले से बैठे बैठे सन का मास बताया जा सकता है। देखो, केपलर के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर कांस्टेंट था उसकी वैल्यू एग्जैक्टली ये होती है कैपिटल G यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू कैपिटल M यानी कि मास ऑफ सन अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो देखो, अगर हमें अर्थ का और सन के बीच का डिस्टेंस पता हो यानी कि r पता हो और टाइम पीरियड हमें पता है 365 डेज होता है। ओके, उसको हम सेकंड में बदल लेंगे।
तो यहाँ पर हम कैपिटल M की वैल्यू यानी मास ऑफ सन कैसे निकाल सकते हैं? देखो r³ अपॉन t² इंटू 4π² अपॉन कैपिटल G। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी कुछ ये 2 इंटू 10⁻30 kg। और ये पता है ड्यूड, अर्थ से 3,30,000 हेवियर है सन। बाप रे, इतना हैवी? यस ड्यूड। तो ड्यूड, तुमने केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ लिया है।